नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा सेकंड बुक है, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। इसका चैप्टर नंबर है 7, जिसका नाम है राष्ट्रवाद। इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं। वैसे राष्ट्रवाद के ऊपर मैं एक वीडियो आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ। आप लोगों ने अगर फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है, जरूर देखिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हमने 3 टॉपिक समझ लिया था, जो कि चैप्टर का मेन टॉपिक था और पूरा जो चैप्टर है उसी के ऊपर आधारित है। जिसमें सबसे पहले हमने राष्ट्रवाद का अर्थ समझा था, उसके बाद राष्ट्र का मतलब समझा था, ये राष्ट्र होता क्या है, और उसके बाद मैंने बताया था कि राष्ट्रवाद या फिर राष्ट्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जैसे कि साझा इतिहास, साझा विश्वास, है ना, सामूहिक पहचान जो है आपका, या सामूहिक राजनीतिक पहचान हो सकता है, साझी संस्कृति हो सकती है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट की वीडियो में समझाया था। आज की इस वीडियो में भी हम कुल मिला के 3 टॉपिक समझने वाले हैं और आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों का एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो इसीलिए हम वीडियोस को तेज़ी से अपलोड कर रहे हैं। चैनल पे तेज़ी से वीडियोस आ रही है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो हम 3 टॉपिक समझने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। ये होता क्या है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय? आपके एनसीईआरटी बुक में टॉपिक दे रखा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का मतलब समझेंगे, होता क्या है, इसकी पूरी स्टोरी, यूरोप की पूरी कहानी एक बता रखी है, उसके अंतर्गत हम इसको समझने वाले हैं। और इसमें स्पेन का एक मतलब शहर है, एक राज्य कह सकते हैं, छोटा राज्य, जिसका नाम है बास्म, ठीक है। तो बास्म में आत्मनिर्णय की जो मांग है उसको भी हम समझेंगे। एक स्टोरी है, आपकी बॉक्स में दे रखा है एनसीईआरटी बुक में। उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रवाद और बहुलवाद। यहाँ पे बहुलवाद की बात की जाएगी। राष्ट्रवाद तो हम समझ चुके हैं, तो बहुलवाद होता क्या है, बहुलवाद का अर्थ भी हम समझने वाले हैं। सो वीडियो का एंड तक देखिए ताकि हर एक टॉपिक को आप आसानी से समझ सकिए। इसके अलावा यार चैनल को भाई सब्सक्राइब करो यार, मेरे को आप लोग खुश देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि और ज़्यादा तेज़ी से वीडियोस अपलोड करूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मैं नाखुश हो जाऊँगा और वीडियोस बनाना बंद कर दूँगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आगे इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का मतलब क्या है। यहाँ पे आत्मनिर्णय से आपको समझते हैं आत्मनिर्णय का मतलब क्या हो सकता है। तो देखिए, आत्मनिर्णय का मतलब होता है खुद से अपने निर्णय लेना। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे राज्य या बहुत सारे ऐसे देश हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे, किसी एक देश में हम ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे कि कोई ऐसा राज्य हो सकता है, कोई ऐसा इलाका हो सकता है जिसकी संस्कृति अलग हो, है ना, वहाँ के लोगों का नस्ल अलग हो। तो वो क्या कर सकते हैं, अलग राज्य की मांग कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि भाई हम अपना निर्णय खुद लेना चाहते हैं, है ना, अपने देश के भविष्य का फैसला हम खुद लेना चाहते हैं। तो यही क्या है, आत्मनिर्णय, है ना। इसमें क्या होता है कि राष्ट्र क्या करते हैं, कोई मतलब कोई इलाका है किसी राष्ट्र में, वो क्या करेंगे, अपने अलग निर्णय लेने की मांग करेंगे, अपनी अलग भविष्य बनाने की मांग करेंगे। तो यही आत्मनिर्णय है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, 19वीं सदी में हम यूरोप में एक संस्कृति और एक राष्ट्र की जो मांग उभर के सामने आती है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे यूरोप में क्या होता है, 19वीं सदी में ना बहुत सारे जो मतलब एक वर्साई की संधि होती है। कौन सी संधि? वर्साई, ठीक है। इस वर्साई की संधि के तहत क्या होता है कि यूरोप में बहुत सारे छोटे छोटे देश, 9 स्वतंत्र देश उभर के सामने आते हैं। और ये सारे देश किस आधार पे बनते हैं? एक राष्ट्र और एक संस्कृति के आधार पे। मतलब कि एक देश में अगर एक संस्कृति के लोग ही रहेंगे, कहने का मतलब है कि एक अगर राष्ट्र है ना, तो उसमें एक संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं या एक नस्ल के जो लोग हैं वही रहेंगे। तो इसके तहत क्या हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे देश बने, सीमाओं का पुनः निर्धारण किया गया, लोगों का विस्थापन हुआ और बहुत सारे लोग इस वजह से इस दौरान मारे भी गए, ठीक है। तो ये सब आत्मनिर्णय, मतलब आत्मनिर्णय की वजह से ही हो रहा है, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की वजह से ही हो रहा है, और एक राष्ट्र एक संस्कृति की वजह से ऐसा हो रहा था। हम समझेंगे कि जो इलाके आत्मनिर्णय के कारण एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम भारत को देखें, भारत में तो भाई हर एक इलाके में अलग अलग संस्कृति है ना। आप बिहार जाएंगे, वहाँ की संस्कृति अलग है। आप दक्षिण भारत में जाएंगे, वहाँ की संस्कृति अलग है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हम भारत को कई टुकड़ों में बांट दें, भारत से ही बहुत सारे देश उभर के सामने आने लग जाए। ये क्या है, गलत निर्णय होगा। नए देशों की स्थापना करना सिर्फ संस्कृति के नाम पे या नस्ल के नाम पे, फिर ये गलत निर्णय होगा। हमें क्या करना होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था और समता मूलक समाज की स्थापना करनी होगी, जिसमें हम सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को मित्रतापूर्वक तरीके से समेट के रखे, है ना, मित्रतापूर्वक तरीके से व्यवहार किया जाए, सभी के लिए अच्छा प्रावधान किया जाए देश के अंदर, तो फिर ऐसा नौबत नहीं आएगा। तो चलिए अब हम बास्क की स्टोरी समझते हैं। ये बास्क में आत्मनिर्णय की मांग कैसे की जा रही थी, क्यों की जा रही थी,
उसकी स्टोरी को समझते हैं। सबसे पहली बात भाई, बास्क है क्या? तो बास्क क्या है? एक क्षेत्र है, स्पेन का एक पहाड़ी और समृद्ध क्षेत्र है, काफी ज्यादा समृद्ध है। तो स्पेन की सरकार ने क्या किया, बास्क को काफी ज्यादा स्वायत्तता दे रखी है, एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में दर्जा भी दे रखी है। लेकिन जो बास्क के जो राष्ट्रवादी जो आंदोलन जो चला रहे हैं, जो नेतागण चला रहे हैं, वो इस स्वायत्तता से खुश नहीं है ना। इन अधिकारों से, स्पेस जो विशेष अधिकार दिए गए, जैसे कि जम्मू कश्मीर को भारत में दिए गए थे अधिकार, वैसे ही बास्क को भी दिए गए। लेकिन वहाँ के नेता लोग इससे खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि बास्क को ना एक अलग देश बना दिया जाए, स्पेन से अलग करके एक नया देश, स्वतंत्र देश बना दिया जाए। और उन्होंने अपनी मांग को पूरा करने के लिए कई बार हिंसक तरीके भी अपनाए हैं। हिंसा का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल उन्होंने किया है। अब देखिए, बास्क राष्ट्रवादी जो है, जो कि आंदोलन वहाँ पे चला रहे हैं बास्क में जो लोग, उनका कहना है कि भाई उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है, स्पेन से तो बिल्कुल अलग है उनकी संस्कृति। ठीक है, उनकी अपनी भाषा है ना। वैसे जो भाषा वो बोलते हैं, और लगभग 1/3 लोग ही उस भाषा को समझ पाते हैं और ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है। और बास्क की जो संरचना है, भौगोलिक संरचना है, वो भी स्पेन से बिल्कुल अलग है। ये पहाड़ी इलाका है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए, बास्क के लोगों का क्या है, अपनी खुद की न्यायिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रणाली है, जिसके तहत वो क्या चाहते हैं कि भाई उनको एक अलग देश की देश की संज्ञा दे दी जाए, बास्क को एक अलग देश बना दिया जाए। अब देखिए, समस्या कब उत्पन्न होता है बास्क में? ये जो राष्ट्रवादी आंदोलन चलता है, उसकी शुरुआत लगभग 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू होता है, जब स्पेन के शासक ने क्या किया, बास्क में जो भी राजनीतिक व्यवस्था थी उसको समाप्त करने की कोशिश की। मतलब कि वहाँ पे जो न्यायिक व्यवस्था अलग थी, प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ की जो अलग थी, वित्तीय प्रणाली भी वहाँ की जो अलग थी, उसको खत्म करने की कोशिश की। अब 20वीं सदी में क्या हुआ, स्पेनी तानाशाह था जिसका नाम था फ्रैंको ने क्या किया, जितनी भी स्वायत्तता वहाँ के लोगों को मिली हुई थी उनमें कटौती करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, बास्क भाषा को सार्वजनिक स्थानों पर बोलने पर पाबंदी लगा दी। मतलब बास्क वासी जो भाषा बोलते थे, बास्क भाषा जो बोलते थे, वो उस पर भी पाबंदी लगा दी गई। पर ये सारी जो नीतियां है, मतलब ये जो दमनकारी कदम जो उठाए गए हैं, उसको वापस लिए जा चुके हैं। और लेकिन फिर भी बास्क वासियों का क्या है कि भाई स्पेन सरकार के ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगे ही रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं। और जो बाहरी लोग जो उनके क्षेत्र में आ रहे हैं ना, उसका प्रवेश का भी बास्क के लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो बास्क की स्टोरी से हम क्या समझते हैं कि यार, जरूरी थोड़ी नहीं कि अगर कोई क्षेत्र की संस्कृति अलग है, अगर वहाँ की भाषा अलग है, तो हम उसको एक अलग ही देश बना दें। ठीक है, आपको क्या लगता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि ये बास्क के लोगों की जो मांग थी, जो डिमांड है, वो क्या सही है। और वैसे अगर राष्ट्रवाद के तहत अगर देखा जाए तो क्या ये मांग बिल्कुल सही है? आप अपना निर्णय, मतलब आपका जो भी डिसीजन है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, वो आप कमेंट में मेरे को बताएं। मेरे को भी लगेगा कि हाँ, आप लोगों को ये टॉपिक सही में समझ में आया। और भारत का भी एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दे रखा है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं बोलेंगे कि नहीं, बास्क के जो लोग हैं उनकी ये मांग सही नहीं थी। अगर कुछ उनके सपोर्ट में है तो भी भाई अपना कमेंट जरूर डालें। ठीक है, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी देने की कोशिश जरूर करूँगा। अब हम बात करते हैं राष्ट्रवाद और बहुलवाद, जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। तो यहाँ पे हम बहुलवाद के मतलब को समझते हैं। बहुलवाद का मतलब क्या होता है? बहुलवाद का मतलब है कि अलग अलग धर्म, अलग जाति, अलग वर्ग के लोग क्या रहेंगे, एक साथ मिलकर रहेंगे, यही बहुलवाद है। ठीक है, बहुलवाद में क्या होता है कि सरकार सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को अपने में समेट के चलती है ना। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में क्या है भाई, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोग हैं और वो एक साथ रहते हैं, है ना, एक साथ सुरक्षित तरीके से रह रहे हैं। तो यही तो क्या है, भारत में क्या है, बहुलवाद है ना। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो हमने सभी को समेट के लेके चला है। हमने जो अल्पसंख्यक है उनके लिए अच्छे प्रावधान कर रखे हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी हमारे संविधान में दी गई है। अब देखिए, जैसे कि यूरोप में जो उन्होंने अलग संस्कृति, अलग राष्ट्र की जो नीति अपनाई, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक थी। वो भी बहुलवाद के सिद्धांत को अपना सकते थे, और जिसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोग, वर्ग के लोग, नस्ल के लोग एक साथ मिलकर वहाँ पे रहते हैं, जो कि 19वीं सदी में अपनाया। बाद में इस चीज़ को उनको त्यागना भी पड़ा। ठीक है, तो वो गलती हो गई वहाँ पे। लेकिन हमने शुरू से ही जब हम आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद से ही हम क्या कर रहे हैं, सभी धर्म के लोगों के लिए बराबर अधिकार हमने बना रखे हैं हमारे देश के संविधान में। विशेषकर जो अल्पसंख्यक है, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए तो हमने विशिष्ट प्रावधान कर रखे हैं। ठीक है, तो ये है आपका बहुलवाद। बहुलवाद का मतलब आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। बाकी जितने भी टॉपिक आपको समझाया गया है वो भी समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में दिक्कत है आप कमेंट में बताएं, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है,
तो चैप्टर आप लोगों का भाई कंप्लीट हो चुका है, कोई और टॉपिक ऐसा रह नहीं गया है जो कि मैंने स्किप कर दिया हो, सारे टॉपिक आप लोगों को समझा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी प्रोवाइड करा ही दूंगा, ठीक है। एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करूंगा बहुत ही जल्द, तो सारा कुछ होने वाला है आपके एग्जाम से पहले पहले मैं सारा कुछ करवाऊंगा। आप लोग बस चैनल से बने रहे और वीडियो को देखते रहे, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें भाई, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।